दोस्तों फाइनली इसरो स्पेस की रेस में एक कदम और आगे बढ़ गया है और वो ऐसे कि इसरो ने 22 मार्च को अपना पुष्पक विमान जो कि एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसका सक्सेसफुली फेज 2 टेस्ट कर लिया है। इससे पहले इसका फेज 1 टेस्ट इसरो ने 2023 में किया था। और दोस्तों ये पुष्पक इसरो के लिए आने वाले समय में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज तक जो भी रॉकेट सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के लिए इसरो यूज करता था वो सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद या तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर नष्ट हो जाता था या फिर कुछ समय के लिए स्पेस में डीब्रिस बनकर घूमता रहता था। और फिर अगर वो अर्थ के नजदीक होता था तो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसे अपने अंदर खींच लेता था, वरना अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से दूर है तो वो डीब्रिस की फॉर्म में अर्थ के चारों ओर घूमता रहता था, जिस करके स्पेस में डीब्रिस बढ़ती ही जा रही थी। और फिर इस चीज का हल ढूंढने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज आज के समय में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है ताकि वो एक परफेक्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बना पाए। और इसमें अभी सबसे आगे है एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी, जिन्होंने अपना खुद का फैल्कन 9 नामक फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट तैयार भी कर लिया है। तो चलो अब जानते हैं कि आखिरकार इसरो ने इस फेज 2 मिशन में क्या अचीव किया है। तो दोस्तों इस फेज 2 मिशन में पुष्पक को भारतीय सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाकर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और इसे इसकी लैंडिंग साइट से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी तक ले जाया गया, जहां जाकर पुष्पक विमान को छोड़ दिया। और वो पोजीशन जहां पर इसे छोड़ा गया था वो थी ऑफ नॉमिनल पोजीशन, यानी कि ऐसी पोजीशन जहां से पुष्पक को खुद टर्न लेकर अपनी लैंडिंग साइट की ओर डायरेक्शन में होकर अपने आप को लैंड करवाना था। और ये एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा कर्नाटका में थी। यहीं ये टेस्ट इसरो द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो दोस्तों ये 6.5 मीटर लंबा और 1.75 टन भारी रॉकेट जो एरोप्लेन की तरह दिखता है, ये लॉन्च व्हीकल का ऊपरी भाग है जो कि आने वाले समय में इसरो के लिए एक रामबाण होगा। और वो ऐसे कि जब आने वाले समय में जब इसरो को कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करनी होगी तो ये पुष्पक सैटेलाइट को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर छोड़कर वापस अपने आप को थ्रस्ट देकर इसरो के इंजीनियर द्वारा लैंडिंग साइट पर लैंड करवाया जा सकता है। और इसरो का कहना है कि वो इसे फ्यूचर में सैटेलाइट में रिफ्यूलिंग करने के लिए भी यूज कर सकती है। तो चलो अब जानते हैं कि ये मिशन भारत के लिए जरूरी क्यों था। तो दोस्तों भारत की स्पेस एजेंसी इसरो वैसे ही अपने नॉमिनल प्राइस पर बड़े से बड़े स्पेस मिशन करने के लिए जाने जाती है और वैसे ही फ्यूचर में सभी चीजों के प्राइस इंक्रीज ही होने हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में स्पेस एजेंसी का जो बजट होगा उन्हें वो सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा ताकि वो और भी बड़े से बड़े स्पेस मिशन कर पाए। और अगर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा तो ये स्पेस एजेंसी की प्री लॉन्च कॉस्ट कटिंग को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी देश की स्पेस एजेंसी के पास रियूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा उसके लिए तो ये प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि इस करके उन्हें अपने लॉन्च व्हीकल पर कम से कम पैसा खर्च करना पड़ेगा और वो सीधे अपने पेलोड पर ध्यान दे पाएंगे। और वैसे भी ये बात तो सत्य है कि अगला विश्व युद्ध जमीन, हवा या फिर पानी में नहीं बल्कि स्पेस या फिर साइबर से होगा, जिस करके जाहिर सी बात है कि जो भी कंट्री आने वाले कुछ समय में स्पेस को डोमिनेट करेगी वो तो ऑटोमेटिकली स्पेस की रेस में आगे निकलकर सुपर पावर कहलाएगी। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये टेस्ट इसरो के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस टेस्ट की सक्सेसफुली कंप्लीशन के लिए इसरो के साइंटिस्ट को मेरी तरफ से नमन, और आशा करता हूँ कि इसरो इसी प्रकार बड़े बड़े टेस्ट या फिर मिशन करती रहे और भारत का नाम नंबर 1 बनाने में अपना योगदान करती रहे। तो दोस्तों इसरो के साइंटिस्ट के लिए कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव बातें लिखना मत भूलना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।